अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आज जरा थोड़ा सा आगे आ जाओ। हम चलना भूल गए हैं ना। हाँ। आज बड़े दिनों बाद हम उठे हैं अपनी जगह से और आज हम अब्दुल्ला की भी बड़ी तारीफ करे थे। आज हमने बड़े फुल सूट में आपको देखा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने कोरोना वायरस की वजह से जरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा हुआ था। आपको पता है हमारी कुर्सियों के बीच भी बहुत ज्यादा दरमियानी फासला होता था और इसीलिए हम खड़े होकर शो का आगाज भी नहीं कर रहे थे बिकॉज इसमें डिस्टेंस कुछ कम हो जाता है। लेकिन अब सिंस माशाल्लाह हुमा हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 तो हम जरा रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं और हम जरा रिलैक्स और अल्हम्दुलिल्लाह हुमा वैसे भी ओवरऑल केसेस में आपको पता है कमी नजर आई है। परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन भी पाकिस्तान में कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल लापरवाह हो जाएं और बकरा ईद पे खूब हुल्लड़बाजी करें। वो तो आज हमने जरा डिटेल में बात करनी है कि क्या प्रिकॉशंस हैं आपको बकरा ईद से पहले, ऑब्वियसली वाइल बकरा शॉपिंग, और उसके बाद भी, क्योंकि वो वाला हाल ना हो जो पिछली ईद पे हुआ था। इतना राइज हुआ था इन इन्फेक्शन, सो वी डोंट वांट दैट हैपनिंग अगेन। लिहाजा आज हम इस पे बात करेंगे और भी बहुत सी बातें करनी है। एक चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ, कराची वालों वी ऑल नो, लेकिन बाकी शायद कराची से बाहर लोगों को ना पता हो। आपको पता है कोई 2.5 मिनट की बारिश हुई, चलो 2.5 मिनट नहीं, इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही हुई होगी जुमे को, और अभी तक आप शहर का अगर हाल देखें, गड्ढे हैं जिसके अंदर लोग गिर रहे हैं। सड़कें जो कि हमारी नज़रों के सामने रिपेयर हुई, दोबारा वो क्या रिपेयर होती है कि उखड़ के आती है। नई सड़कों में 10-10 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए हैं और शहर के बाकी इलाके, तो एक तरफ जो शहर के सबसे ज़्यादा पॉश इलाके जाने माने जाते हैं माशाल्लाह। वैसे तो मैं पहले ही हैरान था कि एन मॉनसून में पहले क्यों सड़कें उधेड़ दी गई हैं। वो जो बीच में सड़कों के बीच में खौफनाक और हौलनाक किस्म के नाले बने हुए हैं ना, जिनके ऊपर से अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी गुजर जाए या चढ़ जाए तो आपके टायर इन्नलिल्लाह पड़ लेते हैं। टायर पेडेस्ट्रियंस के लिए कितना मुश्किल है। तो वो इलाकों, उन इलाकों का तो ऐसा बुरा हाल है कि आप ना ही पूछें। और क्या है, यहाँ पर करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज हैं, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज हैं। ये बात हम आपको सीन्स दिखा रहे हैं। ये डीजे कॉलेज के बाहर आया चंद्रकर रोड के नजदीक, ये नई सड़क बनी है, बिल्कुल नई सड़क बनी है। पता नहीं ये रोलर नहीं लगाते हैं, बिठाते नहीं है नीचे जो मटेरियल लगाया होता है उसको क्या करते हैं ये लोग? वीडियो फ्रॉम द टॉप ऑफ आवर हेड, अदरवाइज भरी हुई हैं वीडियोस। अगर आप जाके देखें तो ये बस एक वो एहसास दिलाने वाली हमने बात की है। अच्छा जी, माड़ीपुर रोड पे हमारे एक दोस्त ने जाने की गलती कर ली बारिश के बाद। वो कहता है नॉर्मल ये टोयोटा शोयोटा होंडा शोंडा तो जा ही नहीं सकती, ट्रक फंसे हुए हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। अच्छा, बहुत से किस्से ऐसे अगर हम सुनाना चाहें, लेकिन जिनको समझ आनी होगी बात, होपफुली कुछ तो असर हुआ होगा। अच्छा जी, इसके अलावा भी बहुत सी बातें हुआ होगा क्योंकि हर साल दिहाइयों से ये होता है। आगे चलना है ना, इतनी ज्यादा भी तो मंडे है, अभी तो बहुत यही बातें कर रही है। अच्छा, मैं सुबह सुबह आते आते ही ना रेडियो पे जुनैद जमशेद का एक पुराना गाना चल रहा था, परवीन शाकिर साहब की शायरी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, चेहरा, और शोएब मंसूर का म्यूजिक था। ठीक है, तो ज़बरदस्त आपकी सुबह का आगाज़ ये हो जाता है अगर आपके कानों में जुनैद जमशेद साहब की आवाज़ पड़ जाए तो बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग होती है। लेकिन भाई गर्मी बहुत है, हब्स बहुत ज़्यादा है। हाँ है तो, लेकिन अब्दुल्ला नहीं, सॉरी टू से, आज सुबह अच्छी हवा चल रही है। मुझे तो नहीं कहीं महसूस हुई। इट्स ब्यूटीफुल, यू डिडंट परहैप्स वॉक द वे दैट वी डिड दिस मॉर्निंग। अच्छा जी, ये भी सारी बातें होती रहेंगी और मौसम एटलीस्ट पहले ऑब्वियसली व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, जुलाई अभी चल रहा है तो हफ्ता होगा। सोचने की बात है, आपको पता है कि ओवर द वीकेंड ही असासे तमाम मोबनीन खुसूसी के मंजर आम पर लाए गए हैं हुकूमत की तरफ से। बड़ा अच्छा इक़दाम है, बड़ा एहसन इक़दाम है, अनप्रेसिडेंटेड है, होना चाहिए, सब ब्लैक एंड वाइट में सामने आना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। एक तो उन असासों की डिटेल में जो सवालात उठ रहे हैं वो एक तरफ, दूसरा सवाल ये है हुमा कि जब कानून साजी करने के लिए आप दोहरी शहरियत नहीं रख सकते, आपको पता है आप MNA और MPA नहीं बन सकते अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी हो या फिर किसी और मुल्क की परमानेंट रेजिडेंसी हो, तो फिर फैसला साजी जो ये लोग करते हैं और बड़े अहम ओहदों पर फायज हैं और बड़े अहम फैसलों में इनका अमल दखल होता है। अच्छा, ये कैसे रख रहे हैं? जिन लोगों ने न्यूज़ नहीं देखी वीकेंड पे, बहुत से लोग नहीं देखते, तो उनको हम हाईलाइट दे देना कि बात क्या हो रही है। आपको बताएं, जो अब्दुल्ला भी बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के मावनीन खुसूसी की बाहर मौजूद करोड़ों के असासे, पैसा और सबसे बढ़कर दोहरी शख्सियत यानी डुअल नेशनैलिटी, मफादात का टकराव वज़ीर आज़म इमरान खान के इस नज़रिए के बिल्कुल, बल्कि उस नज़रिए के आपको क्लिप भी दिखाएंगे, बिल्कुल खिलाफ है जिसका वो कभी प्रचार किया करते थे। कोई और नहीं, खुद तहरीक इंसाफ अपने नज़रियात की धज्जियाँ उड़ा रही है। लगता तो हमें बिल्कुल बज़ाहिर ऐसा ही है। वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद अरबपति और हफीज शेख करोड़पति निकले। इशरत हुसैन, शहजाद अकबर, बाबर एवान, मलिक अमीन असलम, अरबाब शहजाद और शहजाद कासिम सैयद भी करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं।
अच्छा जी, साथ ही साथ आपको बता दें शहबाज गिल साहब जो बड़ा खुलकर अपने इजहार ख्याल करते हैं, अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। मोईद यूसुफ अमेरिका के रिहायशी हैं। नदीम बाबर अमरीकी और जुल्फी बुखारी बरतानवी शहरियत रखते हैं। दे आर परमानेंट रेजिडेंट्स, बल्कि इनके पास तो पासपोर्ट्स भी हैं। तानिया इदरीस के पास कनाडा की शहरियत है। सिंगापुर के मुस्तकिल रिहायशी हैं और मामलात पाकिस्तान के चला रही हैं। शहजाद सैयद कासिम अमरीका के शहरी हैं। नदीम अफजल गोंदल कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश का दर्जा रखते हैं। ये सारी वो बातें हैं जिन पर माजी के इमरान खान सख्त तनकीद किया करते थे। इमरान खान साहब आजकल जो भी करते हैं इसके बारे में इनकी तकरीर मौजूद है। ये नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हो और आप ड्यूल नेशनलिटी, आपको पता है जब रुपया गिरता है डॉलर के मुताबिक, तो मेरे अगर बाहर पैसे पड़े और जायदाद बाहर हो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, पाकिस्तानी नीचे आ रहे हैं। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। जो आपकी वजारतें हैं वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान है। आइन के साथ खड़े हैं, दोहरी शहरियत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट स्कीम बनाई हुई है कि जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपने आयशी करेंगे। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स करे। ख्वाजा इकामा आसिफ, कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है। दुबई का मुलाजिम है हमारा फॉरेन मिनिस्टर, जो वजीर दाखिला है वो इकामा लेके बैठा हुआ सऊदी अरेबिया का। नैब को मैं कहूंगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, ये कौन से मुल्क होता है। अच्छा जी, ये आपको दिखाने का बिल्कुल मकसद ये था कि जब खान साहब ऐसी बातें करते थे ना तो आवाम मानती थी और ये बातें बड़ी अच्छी लगती थी। अब टोटल ऑपोजिट हो रहा है, तो लिहाजा इसलिए ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी बता दें कि ऑपोजिशन अब खान साहब को इन्हीं के पुराने बयानात जो हैं वो याद दिला रही है। कुछ और देखते हैं। पार्लियामेंटेरियन जिस मुल्क का दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, तो ये हसास मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हुए एडवाइज़र्स कैसे आइनी फोरम्स में ये बैठते हैं, वहाँ अहम और हसास फैसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को इन मुशीरों को कहना चाहिए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं फिलफौर। आपकी काबीना में बैठे हैं जो आपके दोस्त हैं, जो आपसे फ़ायदा उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो आपने कहा था कि बाहर से नौकरियाँ लेने आएंगे तो वो आ गए हैं। आपको परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड पे वीज़े की ज़रूरत नहीं है, आप मुस्तकिल रहायशी हैं। तो क्या ये मफादात का तसादुम नहीं है? सबसे ज्यादा तनकीद नदीम बाबर पर हो रही है, जो 2 अरब से जायद के असासों के साथ सबसे अमीर हैं। मुअव्विन खुसूसी बराए पेट्रोलियम हैं। कई मुशीरान और मुअव्विनीन खुसूसी को इमरान खान ने वजीर का दर्जा दिया हुआ है। ये लोग काबीना इजलास में भी बैठते हैं और शहबाज गिल के पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड है, लेकिन उन्होंने माजी में इसका जिक्र तक नहीं किया था। शहबाज गिल साहब ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काफ़ी दिन पहले कहा था कि तमाम जो मुआवनीन खुसूसी और मशीरान हैं वो अपने अपने एसेट्स का ऐलान करें और अपनी अपनी नेशनलिटी का भी ऐलान करें। हो गया सबका? जी, सबका हो गया। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन पता भी किया था, एक रह गए थे शायद एडवाइज़र, उनका भी हो गया होगा अब तक। तो सब ने कर दिया। आपकी नेशनलिटी क्या है? सिर्फ पाकिस्तान। और पहले भी कोई और नहीं? कभी जिंदगी में किसी ने नहीं दी जी नेशनलिटी। अब आप कह रहे हैं सबका हो गया? सबका हो गया। अच्छा जी, बहुत ज़रूरी है कि इसमें मज़ीद बात की जाए और थोड़ी सी क्लैरिटी भी हासिल की जाए। तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, आपको तो पता है ये सारी खबरें जो गर्दिश में हैं, तो वज़ीर आज़म के मावनीन ख़ुसूसी और मुशीरान के असासों और शहरियत की तफसीलात सामने आ गई हैं। बड़ी अच्छी बात है, इसको तो हम सराहेंगे कि ये बिल्कुल आउट इन द ओपन होना चाहिए। हुकूमत सब कुछ सामने लाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोहरी शहरियतें हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सबका ज़्यादातर सरमाया मुल्क से बाहर पड़ा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले तो इन बातों पर बहुत एतराज़ किया करते थे, खान साहब भी करते थे, हमने कुछ क्लिप्स भी दिखाए हैं। आप क्या कहेंगे, इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? पहली बात तो ये है कि आपको इस चीज़ का एतराफ़ करना होगा कि माजी में ये रिवायत किसी ने ही नहीं डाली। लोग पहले भी रहे हैं, हुकूमतों में रहे हैं, जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आप अपने एहसास से आप जाहिर करें और शफाफ तरीके से कौम को बताएं आपकी हैसियत क्या है, ताकि एक बेंचमार्क सेट हो जाए और अगर उसमें कोई कमी पेशी होती है तो लोगों के सामने आप जवाब दे ठहरें। ये रिवायत इमरान खान साहब के कहने पर तहरीक इंसाफ ने डाली, नंबर 1। नंबर 2,
जहाँ तक दोहरी शहरियत का ताल्लुक है, हमने देखना है कानून क्या कहता है। कानून वाज़े तौर पर कहता है कि दोहरी शहरियत वाली कोई शख्सियत पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकती। वो न सेनेट का मेंबर हो सकते हैं और न ही कौमी असेंबली का मेंबर हो सकते हैं। ये कानून में वाज़े है, लेकिन उन पर और किसी ओहदे पर तायन होगा उस पर कोई कतगन नहीं है। ये है कानूनन पोजीशन। तो बिल्कुल जहां तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ताल्लुक है, ये वाजे हमारी पॉलिसी है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उससे हमने परहेज करना है और सब पर ये बिल्कुल लाजिम है कि वो कोई ऐसी चीज न करे जिससे कि ये तासुर जाए कि वो अपने सरकारी ओहदे को अपनी जात के लिए या अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए या अपनी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी वाज़े और टोक पॉलिसी है जो तहरीक इंसाफ ने अपनाई है। माजी में किसी जमात ने इस तरफ रुजू नहीं किया और ये बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा शाह साहब, आपने कहा सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो हमने तो सबसे पहले अप्रिशिएट किया ही और हम दोबारा कह देते हैं अगर आप की तसल्ली होती है कि जनाब बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है कि आउट इन द ओपन सब कुछ रख दिया है। लेकिन शाह साहब अहम बात यह है कि जो दोहरी शहरियत वालों का मामला है, दोहरी शहरियत वाले कई लोग वज़रा का एक्चुअली स्टेटस रखते हैं और आप लोगों के साथ काबीना में बैठते हैं, फैसला साजी में उनका बड़ा अहम अमल दखल होता है और जब सब सामने आ ही गया है कि इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड ऑलमोस्ट इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्या बराबर हो ही गए हैं, तो फिर इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों के लिए कवानीन भी तो एक ही नहीं होने चाहिए। देखिए, इलेक्टेड लोगों की अपनी अफादियत है, अहमियत है, वो आवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन हर इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक्सपर्टीज की जरूरत भी होती है और जो टेक्नोक्रेटिक एक्सपर्टीज रखते हैं वो भी गवर्नेंस के लिए और उनकी मावनत के लिए जरूरी होते हैं और दुनिया में होता है। आप देखें कि हमारे आईन में भी गुंजाइश रखी गई है कि वजीर आजम कम अज कम 5 ऐसे एडवाइजर्स नामजद कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं जो टेक्नोक्रेटिक हैसियत रखते हों और ऐसा लोग करते आए हैं और वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी ऐसा किया है। तो ये एक बैलेंस आपने ड्रॉ करना है। ऑब्वियसली जो इलेक्टेड मेंबर है उसकी अहमियत अपनी है, वो आवाम का नुमाइंदा है और जमहूरी अदवार में और जमहूरी रिवायत के मुताबिक जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो अफजल होता है मेरी राय में। लेकिन एक्सपर्टीज की जरूरत भी होती है, तो एक हेल्थी बैलेंस, एक हसीन इम्तजाज पैदा करना होता है दोनों चीजों में। 5 एडवाइजर्स की आइन में गुंजाइश है, लेकिन ये मुअव्विनीन खुसूसी की तादाद कोई है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा है। अच्छा शाह साहब, इन प्रिंसिपल वी एक्चुअली अग्री विद यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत हो वहाँ इस किस्म की चीजें सही है, लेकिन चूंकि खान साहब पहले बहुत कुछ कह चुके हैं, ये उनके फलसफे की नफी है। ये अगर आप अपना मैनिफेस्टो देखें, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाता है। लोगों ने किसी नजरिए पे वोट दिया होता है तो दिस गोज अगेंस्ट इट और इसलिए हम इसको ब्रिंग अप कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली असूल तो ये है कि जिनकी दोहरी शहरियत है, डुअल नेशनैलिटी है, वजीर आजम उनसे कहें कि वो अपना जो दूसरा मुल्क है उसको तर्क कर दें, गिव अप कर दें, वहाँ के ग्रीन कार्ड हो या इकामे जो हैं जो भी है उसको छोड़ दें। तो क्या वजीर आजम का ऐसा इरादा है कि वो ये करेंगे? देखिए, ये पहली बात तो है कि वजीर आजम ने सबसे कहा कि वो अपनी दोहरी शहरियत और अपने असासे जाहिर करें, जो लोगों ने कर दिया और ये एक नई रिवायत डाली है वजीर आजम इमरान खान ने। अब ऑब्वियसली चीज सामने आई है, काबीना का मंगल को इजलास होगा तो इस पर मजीद बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। अच्छा, आप ये क्यों ऐसी बातें करती हैं कि अपना मैनिफेस्टो देख लें? ये क्यों आप याद दिलाते हैं? देखिए कि कोई किसी को वोट देता है, बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। बिल्कुल मुश्किल में नहीं फंसेंगे। एक एक चीज अगर करके देखी जाए तो एटलीस्ट यू हैव टू। आइडियल ही था ना, हम वी नो दैट। मैनिफेस्टो तो चलें, जो रिटन मैनिफेस्टो है वो तो छोड़ दें, जो तकारीर थी वो भी आइडियल था और इसीलिए जाहिर है आवाम इतनी बड़ी तादाद में फैसिनेट होते भी रहे। फिर हम खबर ही छोड़ देते हैं, हम आगे चले जाते हैं, फिर कोई और बात कर लेते हैं। हाँ, एक और भी बड़ी अच्छी बात है, कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना चाहिए। सुबह सुबह क्या किसी को इतनी
ज़्यादा टेंशन या शाम को भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन में फिर ना पड़े ना। अच्छा जी, पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी के साथ केमिस्ट्री में जी डॉक्टरेट कर लिया गया है। मोहम्मद इरफान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लाहौर के थाना वहदत कॉलोनी में तैनात सब इंस्पेक्टर इरफान ने केमिस्ट्री में PhD कर ली और सब इंस्पेक्टर डॉक्टर इरफान 2007 में PCS करके पुलिस में भर्ती हुए थे। और डॉक्टर इरफान, अब हम इनको डॉक्टर इरफान कहेंगे क्योंकि अब ये PhD डॉक्टरेट इन्होंने कर ली है। तो डॉक्टर इरफान का कहना है कि डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की। वी हैव नो डाउट्स अबाउट इट। जनाब, सब इंस्पेक्टर डॉक्टर इरफान के 2 भाई भी पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हैं। डॉक्टर इरफान के मुताबिक वो मजीद तालीम ख्वाहिशमंद हैं और वो इस महकमे में रहते हुए लोगों को इंसाफ मुहैया करते रहेंगे। IG पंजाब ने डॉक्टर इरफान को इनाम के लिए बुलाया, लेकिन सिर्फ 5000 का लिफाफा। क्या 5000 में 200 रुपये एक्स्ट्रा क्या आएंगे? वैसे वारने के लिए। अच्छा आगे बताएं। चलो अच्छा, सोने पे सुहागा लिफाफा खोला तो इसमें 750 रुपये 17% टैक्स की मद में काट लिए गए थे। तो 5000 में से 7.5 तो कटे हुए थे, इसलिए 4000 समथिंग रुपए थे और 4250 टोटल। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वापस आ जाए हमारी तरफ। जो लोग इस तरह डॉक्टरेट कर रहे होते हैं, जिनकी इतनी लगन होती है कि वो PhD करने पहुंच गए, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आगे से क्या मिल रहा है। दे आर डूइंग इट। लेकिन ये दिखा रहे हैं, ये ज़्यादती है अब्दुल्ला, बिकॉज़ यू जस्ट वांट टू प्रेस दैट पॉइंट। नहीं हूं मैं बड़ी बात। अच्छा जी, इरफान हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोहम्मद इरफान हमारे साथ हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली मुबारकबाद ही देंगे बिकॉज ऐसे पहले हमने कभी सुना नहीं। एक तो PhD कर लेना वाइल हैविंग अनदर जॉब, और वो भी पुलिस में नौकरी, और वो भी केमिस्ट्री में। मतलब कि इतना मुश्किल, इससे ज़्यादा मुश्किल कोई काम हो नहीं सकता। आई लव्ड केमिस्ट्री तो हुमा को नहीं समझ आएगी, इसलिए आप इनके सवाल का भी जवाब दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि 2007 में पुलिस फोर्स में आया हूँ और केमिस्ट्री का तो मुझे पहले से शौक़ था, लेकिन किसी वजह से जो है वो मैं इसको जो है वो कंप्लीट नहीं कर सका। मास्टर के बाद मैंने छोड़ दिया और मास्टर के बाद जो है वो मैं पुलिस फोर्स में आ गया। तो इसमें रहते हुए जो है वो मुझे था कि मैं अपनी एजुकेशन को जो है हर सूरत मुकम्मल करूँगा। तो मैंने 2011 में जो है वो MPhil किया और फिर उसके बाद जो है वो मैंने PhD का सफ़र जो है 2016 में शुरू किया, जो कि 2020 में जो है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। तो लिहाजा इसके साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ जो मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करूं, वो मैंने जो है वो कंप्लीट कर ली। चलें, आपको आपकी फैमिली को एक मरतबा फिर से बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पुलिस का काम बड़ा सख्त होता है, 24 घंटे की ड्यूटी भी समझ लें आप इसे, तो गलत नहीं होगा। वक्त कैसे निकालते थे? हाउ डिड यू स्केड्यूल योर पढ़ाई एंड साथ में जॉब भी मुश्किल नहीं हो जाता था? नो डाउट, पुलिस की जॉब जो है वो इमरजेंसी जॉब है, 24 घंटे की जॉब है और बड़ी टफ़ जॉब है। लेकिन जब इंसान में इंस्पिरेशन हो और कुछ करने का उसमें जज्बा हो, तो पुलिस में भी अगर सख्त नौकरी हो तो वो अपना जो है वो उसके साथ टाइम निकाल सकता है, जो उसने करना हो वो कर सकता है। जैसे कि मेरी जो प्रायोरिटी थी वो मेरी एजुकेशन थी, लेकिन पुलिस की सख्त नौकरी के साथ मैंने उसको मुकम्मल किया है। वक्त निकालना जो है वो बंदे पे डिपेंड करता है, क्योंकि 12-13 घंटे नौकरी करने के बाद वाकई बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप में ये करेज हो और ये इंस्पिरेशन हो कि आपने कुछ करना है, तो फिर बंदा कर लेता है। इसी तरह मैंने जो है अपनी नींद को शॉर्टेज करके, अपनी एक्टिविटीज़ को, सोशल एक्टिविटीज़ को शॉर्ट करके जो है मैंने अपनी जो है वो एजुकेशन मुकम्मल की है। जब लगन होना तो फिर कुछ भी बिल्कुल। यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन। डॉक्टर साहब, फाइनली एक तो ये बता दें कि क्या अब पुलिस में आप रहेंगे, बिकॉज अब तो बड़ी ऑप्शंस खुल गई हैं, या फिर केमिस्ट्री की तरफ ही जाना है आपने? और दूसरा ये भी, क्योंकि अब्दुल्ला बहुत ही इंसिस्ट कर रहा था, तो हम आपसे पूछ ही ले कि पुलिस हुकाम की तरफ से जो आपको इनाम मिला है, जो शाबाशी मिली है आपको, तो वो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मैं पुलिस में रहूँगा या छोड़ूंगा, असल में एक मुश्किल वक्त जो था वो तो मैंने वो जो काट लिया है कि जब जो है टफ़ जॉब के साथ वक्त निकाल के केमिस्ट्री को पढ़ना जो है एक मुश्किल काम था। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं इस टफ़ काम को निभा लिया है मैंने, तो मैं जो है वो वक्त निकाल के केमिस्ट्री की तरफ पढ़ा भी सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूँ।
तो उसका मैं टाइम प्लान जो है वो अरेंज कर लूँगा। लेकिन अगर किसी मौके पे जाके कोई इस तरह का कोई होता है, कोई दोनों को आपस में जो है वो आमने सामने होते हैं, तो फिर हालात जो है हालात के मुताबिक और सर्कमस्टांसिस को डिटरमिन करते हुए मैं फ़ैसला करूँगा कि आया कि मुझे केमिस्ट्री को जारी रखना है या अपने पुलिस फोर्स को जारी रखना है। और दूसरी बात, जो मुझे मेरे अफसरान की तरफ से शाबाश मिली है या उनकी तरफ से जो मुझे मेरी हौसला अफजाई की गई है, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने फ़ोन पे भी उन्होंने मुबारकबाद दी है और फिज़िकली अपने ऑफिस में बुला के भी मुझे इनाम से नवाजा है, सर्टिफिकेट दिया है। तो दैट्स वार वेरी गुड एंड दैट्स वार इनफ, क्योंकि जो है सिर्फ शाबाश ही दे देना जो है वो भी मेरे लिए बड़ा जो है वो हौसला था। तो इसमें मज़ीद जो है उन्होंने अपने इनाम का इजाफा किया है और साथ में सर्टिफिकेट भी दिया है, तो मैं जो हूँ उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। चले वंडरफुल, बहुत शुक्रिया। आपकी और भी अच्छी लगी कि दैट वाज इनफ फॉर यू। नहीं, सब इंस्पेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इरफान PhD पूरा नाम होना चाहिए। ये आपने उनकी पूरी तख्ती पढ़ के बताई है। PhD मतलब लुक एट दैट कि कहाँ से शुरू होती है बात और कहाँ खत्म होती है। आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी है जिंदगी में? कभी नहीं। ऑब्वियसली पढ़ी है। अब आई वाज नॉट इन लव विद इट, लेकिन डोंट होल्ड इट अगेंस्ट मी, ब्रेक ले ले। आई वाज इन लव विद इट। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे प्रोफेसर होते थे, अभी मैं भी गिनवाती हूं जो कि इन्होंने पढ़ाते थे। वो थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि ईद तो आ ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोरोना भी चल रहा है साथ साथ, तो वो एहतियात बिल्कुल ना भूलिएगा। बल्कि आज हमने आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें रीइंफोर्स करानी है। जनाब, ईद उल अज़हा की आमद है और कोरोना के साथ साथ कई और वबाई अमराज का खतरा भी मौजूद है। बाय द वे, ओवर द वीकेंड मेरे कुछ दोस्त मंडी गए और मंडी में पहले तो यही हमने सुना था कि दिन में आजम रात तक अब कारोबार खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी रात माशाल्लाह हमारे ही दोस्त मंडी में रहे और सुबह 5 बजे वापस आए। तो मैंने उनसे सुबह पूछा कि क्या सूरत हाल थी। कहते हैं आधा शहर ऐसा लग रहा था कि मंडी आया हुआ है ऑन सैटरडे नाइट। तो ऐसा कुछ ऐसे कुछ SOPs फॉलो हो नहीं रहे हैं। तो विजुअल्स भी आपको थोड़े से मंडी के दिखा रहे हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त के हैं जब लीस्ट क्राउडेड होगा। और राइट देयर यू गो। अच्छा जी, ये रिसेंट है, ये आपको पिछले साल के ना समझे, बिल्कुल अभी के सख्त एहतियात करनी होगी। इस बारे में बात करेंगे, डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली हमने क्या अवॉइड करना है ईद से पहले और ईद के दौरान, ये हम डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताएं कि एक तासुर ये दिया जा रहा है हुकूमती सतह पर कि अब बड़ा कंट्रोल में है कोरोना वायरस का स्प्रेड, परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन कम हुआ है। हमारे इर्द गिर्द भी हम देखें तो जिस तरह पहले हमारे रिश्तेदार और दोस्तों को हो रहा था उस तरह से नहीं हो रहा है। तो हमें ज़रा कुछ खुशखबरी दें कि हाँ जी काफ़ी हमने कंटेन कर लिया है इसको। थैंक यू अब्दुल्ला। मैं चाहती हूँ कि मैं खुशखबरी दूँ लोगों को, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं खुशखबरी दूंगी तो लोग फिर से बदएहतियाती शुरू कर देंगे। देखिए, केसेस कम हुए हैं, बिल्कुल कम हुए हैं, आपकी पॉजिटिविटी कम हुई है, बट आपकी थ्रेट अभी तक है। सो दैट डजंट मीन कि आप मंडी में जाए और आप प्रिकॉशंस ना करें और आप जाके जो है वो पार्टीज करें, सोशल गैदरिंग्स करें और ईद पे जिस तरह से हर साल एहतमाम होता था आप वही करें। नो, द थ्रेट इज स्टिल देयर। और अगर हमने इस पर एहतियात ना की, हमने ये सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस नहीं की और पार्टीज और गैदरिंग्स करते रहे और सारे जिस तरह से नॉर्मल चीज़ें हो रही होती थी पिछले साल वो सब करते रहे, तो आई थिंक पीक दोबारा से आ सकता है। थिंग्स आर कंट्रोल्ड इन। जी बिल्कुल, ये पीक दोबारा से आ सकता है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। और ख़ासतौर पे हम जो ये मंडी के हालात देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, ये तो ऐसी चीज़ है ऑब्वियसली लोग जाएंगे। पिछली ईद के बाद हमने एक स्पाइक देखा था इन इन्फेक्शंस। एज अ डॉक्टर, एज समबडी हु इज़ एक्चुअली वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद कोविड पेशेंट्स, आपका ये फियर है कि इस ईद के बाद भी यही होने वाला है, अ स्पाइक इन इन्फेक्शंस? बिल्कुल, अगर लोगों ने एहतियात नहीं की तो बिल्कुल आई एम अफ्रेड कि ये दोबारा से पीक आएगा। और सिर्फ मंडी में देखें, इट्स नॉट जस्ट कोरोना। मंडी में जाके आप एहतियात नहीं करते तो और भी थ्रेट्स होती हैं। पिछले साल मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। जी। तो वो हाँ, तो उसमें लोग जो एहतियात नहीं करे, टिक बाइट्स हो जाते हैं वो और उसमें से उनको हेमरेजिक फीवर का थ्रेट है। बारिश का मौसम है तो अभी इसके बाद हमारे पास डेंगू के केसेस का सर्ज होना शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड। सो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अब सिर्फ एक ही थ्रेट है, दैट इज कोरोना। वी हैव अदर इन्फेक्शंस एज वेल। तो एहतियात तो लाजमी है, आपने अपनी हाथों की सफाई का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है। मंडी में जाते हुए आपने एहतियात करना है कि आपको टिक्स ना बाइट करे, आपने सफ़ेद कपड़े और पूरे कवर करके जाना है, अपने आपको इंसेक्ट रिपेलेंट लगाना है, फिर आपने अपने आप को मच्छरों से बचाना है। बिकॉज पोस्ट रेनी सीजन यू ऑलवेज सी सर्ज ऑफ मलेरिया एंड डेंगू केसेस।
That's right. तो हाँ, तो मतलब इट्स नॉट जस्ट कोविड, इट्स देयर आर अदर डिजीजेस आउट देयर जो कि हर साल हमारे पास आउटब्रेक्स होते रहते हैं, एपिडेमिक्स होते रहते हैं, हम उनको भी फेस कर रहे हैं। तो और इस वक्त आई टेल यू हमारा हेल्थ सिस्टम इतना ओवरवेल्म्ड है विद कोविड कि हम इन सारे केसेस को कैटर नहीं कर सकेंगे अगर ये भी आउटब्रेक हमारे पास आना शुरू हो गया तो। अच्छा, मतलब हमारी सिचुएशन बहुत ही बुरी हो जाएगी। हमारी सिचुएशन यकीनन अभी भी बहुत आइडियल नहीं है और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। खुदा करके कुछ कमी आई है तो जाहिर है खुदा न खास्ता बढ़ ना जाए सारा मामला। हमें कुर्बानी के दौरान आज़न इन 2-3 दिनों के प्रोसेस के दौरान जब हम कुर्बानी कर रहे होते हैं तो क्या एहतियातें अपनानी चाहिए? फिर वो जो गैदरिंग्स और बारबेक्यूज़ और डिनर्स तो मेरा ख्याल है आउट ऑफ द क्वेश्चन ही है। देखिए हो रहे हैं वो तो अभी भी हो रहे हैं और बिल्कुल नहीं होने चाहिए। देखिए आप देखिए कि हज लोगों ने कहा इस साल लोग हज पे नहीं जा रहे, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, इसके बाद कुर्बानी आप करें अपने घर में, लेकिन आप उस पर गैदरिंग पार्टीज बारबेक्यूज ना करें। कुर्बानी के बाद भी मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास अगर आप कुर्बानी करें तो एहतियात करें कि आप पूरा कवर करके, आपने अपनी बॉडी को पूरा कवर करके प्लास्टिक ग्लव्स और आपने पूरा एप्रन और कैप और गॉगल्स पहन के कुर्बानी करनी है, ताकि आपको हेमरेजिक फीवर जो कि एक और डिजीज़ है जो कि कुर्बानी के वक्त जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, टिक बाइट से हो सकती है, उसकी भी आपने एहतियात करनी है। और आपने जो मतलब एहतियात से कुर्बानी करनी है, उसके बाद नहाना है, वहाँ पे जहाँ पे खून हो वहाँ पे और बहुत से मरहले इसमें। इसके बाद गोश्त की तकसीम भी करनी होती है, लोगों से एक इंटरेक्शन उसमें भी हो जाती है। तो बेसिकली डॉक्टर शोभा आपका कहना है कि कोविड इज जस्ट एन एडिशन टू ऑल द अदर एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस जो आपको हो सकते हैं। Exactly, that's what I'm saying कि इसी दिनों में हम और बहुत सारी डिजीजेस भी देख रहे होते हैं and they are still there। जी डॉक्टर शोभा हम सब की बिल्कुल आप हमारे साथ हैं। एक और चीज़ आपसे बस तस्दीक करवाना चाहते हैं कि ऐसी ही बात है, कहा यह जा रहा है अब जिनको कोविड हो गया है अगर 14 दिन उनके गुजर चुके हैं और फिर 10 दिन विदाउट एनी सिम्टम्स भी गुजर चुके हैं तो उनको टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है क्या? इसी तरह बिकॉज अब एक बड़ी ओवरऑल एक लोगों में ये एहसास है कि जब इतने दिन गुजर जाए तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि उसके बाद आप कोई टेस्ट कराएं। 3 दिन आई हर्ट के सिम्टम्स के बगैर, मगर आप बता सकते हैं बेहतर। हाँ देखिए, जब रिसर्च की गई तो उसमें देखा गया कि 10 से 14 दिन बाद वायरस जो है वो कल्चर में ग्रो नहीं करता। तो अगर आपको 10 दिन और उसके बाद 3 दिन सिम्टम्स फ्री हो चुके हैं आप, मतलब तकरीबन 10 से 14 दिन में अगर आपको कोई आपने आइसोलेशन कर लिया और 3 दिन तक आप बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं, इट मीन्स नो फीवर और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, तो आप डी आइसोलेट कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, आप जो अपना आइसोलेशन ब्रेक कर सकते हैं और आपको रीटेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड ये रिकमेंडेशन हो चुकी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कह रही है कि रीटेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट। और बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और जी प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, इफ एनीथिंग यू वांट टू ऐड? हाँ, आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज कि यार जिस तरह से लोगों ने कैजुअली इस चीज़ को लेना शुरू कर दिया है और सब बाहर आ गए हैं, कोई एसओपीज फॉलो नहीं आ रहे, मार्केट में भी जा रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे, शहर में वो मतलब मोटरसाइकिलों पे डबल सवारियां भी देख रहे हैं और मतलब लगता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड द थ्रेट इज ऑलमोस्ट फॉर्मल। आई थिंक that's actually not right. और थ्रेट इज स्टिल देयर, नथिंग इज नॉर्मल एंड वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद थी। और डॉक्टर शोभा ये बड़ा अच्छा किया कि आपने ये रीइटरेट कर दिया कि वाकई लोग ये समझ रहे हैं कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। दैट इज नॉट ट्रू। सब कुछ नॉर्मल हो गया एक्सेप्ट पेट्रोल पंप 7 बजे बंद हो जाते हैं, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जो नहीं हो। अच्छा वो 24 घंटे हो गए अब्दुल्ला, बस करो तुम्हारी ब्रेक भाई मेरी सुन रही है, थैंक यू। अच्छा, राहत फतेह के गानों को आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि उसमें कोई ना कोई गहना जरूर निकल ही आता है जो फिर आप उसको लेके आगे चलते हो। गाना आपके साथ ही लेके कोई ना कोई गहना निकल आता है। ओहो, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक टू यू फ्रॉम नाउ ऑन। मैं कुछ आपके टर्म्स बोलूं, काश मैं बोल सकती तो बोल लेती। अच्छा जी, फॉरगेट एवरीथिंग क्योंकि हमने खबर पे आना है। और पहले क्या अच्छा नहीं, हम पीछे बात करें, हमारे कान में बात करेंगे, आ रही होती है। हम बात ये करेंगे कि बड़ी किस्मत है भाई माशाल्लाह। अच्छा जी, बताना आपको यह है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस बार भी तब्दीली से महफूज रहे और इमरान खान की हिमायत बरकरार है। अब मुस्लिम लीग नून की पंजाब बचाओ तहरीक का चैलेंज बचा है और लगता नहीं कि ये तहरीक सूबाई हुकूमत की क़यादत पर कोई असर डाल पाएगी। लाहौर में वजीर आज़म से वजीर आला पंजाब ने मुलाकात की, जिसमें वजीर आज़म ने उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार किया, उन्हें हिदायत की कि वो बेखौफ होकर अपना काम जारी रखें।
मैं जनाब को बताना चाहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं कि हमारी हुकूमत के दौरान अपोजिशन की भरपूर कोशिश के बावजूद किसी किस्म का स्कैंडल नहीं निकाल सकी। ये मेरे ख्याल में जनाब की सरबराही में जो तरक्की का और शफाफियत का जो ख्वाब हमने देखा है, इंशाअल्लाह जल्द पूरा होगा। This is the kind of trust that I look forward to. जो हमें भी कोई करे इस तरह से ट्रस्ट। लेकिन ये भी हकीकत है कि हाल ही में तैनात 2 अहम अफसरान का तबादला कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में अहम पोस्टों पर चंद रोज़ पहले तैनात होने वाले 2 सीनियर अफसरान कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आसिफ बिलाल लोधी और सेक्रेटरी सर्विसेज डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकबर को सूबा बदर कर दिया है। दोनों अफसरान को वफाक में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। दोनों अफसरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार की गुड बुक्स में थे। सो अफसरान और IGs बदलने के पंजाब में तो सिलसिला जारी ही रहता है। सेक्रेटरीज तो माशाल्लाह कितने ही बदल चुके हैं, लेकिन बुज़दार साहब माशाल्लाह स्टिल देयर और उनकी कुर्सी मजबूत है। बिल्कुल जी, नहीं लगता कि कहीं ये बात जा रही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन एक और मसला है ऑल्सो वन ऑफ आर टॉप स्टोरीज जिस पर हम पहले बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान टेलीविजन के लिए पाकिस्तानियों पर अब 7 अरब नहीं बल्कि 21 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। क्या ये भी वो मसला तो नहीं है जिसके बारे में खान साहब की एक माजी की तकरीर मौजूद है? अब्दुल्ला, अब आप कुछ मुंह से आपके निकलता है ना, मुझे खौफ ही आ जाता है कि अब क्या कहने लगे हो। बस कर दो। मैंने तो नहीं कहा ना, उन्होंने खुद तकरीर की थी। याद ना दिलाओ ना, पहले हम ये बात करा दें फिर हम दिखा देंगे खुद ही। आपको बताएं कि PTV लाइसेंस की मद में 35 रुपए के बजाय 100 रुपए लगकर आया करेंगे अब से, और यानी पूरे 65 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। और बज़ाहिर 100 रुपए मामूली रकम लगती है, ऑब्वियसली इट डजंट फील मच, लेकिन इससे हुकूमत को सालाना 21 अरब रुपए मिलेंगे। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जिस तरह अब्दुल्ला आप याद दिला रहे थे। अच्छा छोड़ें, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, खुद सुने क्या कहते थे। पाकिस्तान में एक शऊर रखने वाली कौम ये डिमांड करेगी हुकूमत से कि हमें बताएं कि 100 करोड़ रुपया जो आप हमें बिल करते हैं हर महीने, ये पैसा किधर जाता है? इंशाल्लाह ये भी हम अदालत में जाएंगे। टीवी किसी को नहीं पता कि 10 अरब रुपया किधर जा रहा है। PTV का जो MD है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है भाई। जिस कन्विक्शन से खान साहब कमाल बातें करते थे, and it used to sound so good and honest as well. ऐसा नहीं है कि कोई हमें नियत पे शक था, and he really thought that these were questionable things. लेकिन पता नहीं अब क्या मजबूरियां हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान में 100 से ज़ायद निजी चैनल्स हैं। इन तमाम चैनल्स को इश्तिहारात की मद में तकरीबन 40 अरब रुपए मिलते हैं। सिर्फ एक सरकारी इदारे को चलाने के लिए आवाम की जेब से एक इदारे को चलाने के लिए, बाकी तमाम चैनल्स को 40 अरब मिलते हैं। एक इदारे को चलाने के लिए 21 अरब रुपए निकाले जाएंगे। मौजूदा हुकूमत इसकी जिम्मेदारी भी पिछली हुकूमतों पर डाल रही है, तो सुने क्या कहा गया एज यूजुअल। फिर आपने हमें कहना फिर पिछली गवर्नमेंट पे चले जाते हैं। मजबूरी है, जाना पड़ता है। 8000 एम्प्लॉइज को PTV फीड करता है। 7 सेंटर्स हैं, 9 चैनल्स चल रहे हैं टेलीविजन के। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि PTV को ये करना चाहिए, बिल्कुल इफेक्टिव मॉडल होना चाहिए, लेकिन घूम के फिर उन्हीं करप्ट लोगों की तरफ हमें जाना पड़ता है जिन्होंने PTV को अपने घर की दुकान समझा हुआ था। हर फुफे मामे चाचे के बेटे को यहाँ पर सियासी तौर पर नौकरी दी हुई थी, उसी को आज भुगतना पड़ता है। PTV को इफेक्टिव मॉडल बनाने के लिए अब तक क्या किया गया 2 साल में? सामने ही आपके। अच्छा, तहरीके इंसाफ की मौजूदा हुकूमत के साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी खुद PTV पर कई सवालात उठा चुके हैं। वो चले गए थे, लेकिन वो जो चेंजेस करना चाहते थे वो नहीं हो सकी थी। अब पता नहीं कौन चेंजेस करना चाहता है और वो होंगे कि नहीं होंगे, डोंट नो। ये देख लें। बोर्ड को भी लेटर लिखा, मैंने कहा कि मुझे आप बताइए कि कुछ थोड़ी बहुत कॉमन सेंस चाहिए कि कंटेंट पहले बनाते हैं तो फिर सेल्स होती है। आपने सेल्स के बंदे रख लिए 16-16 लाख रुपए के ऊपर कंटेंट आपके पास है, तो इसलिए और कोई अभी तक इन्होंने कोई बिजनेस प्लान नहीं बनाया। मेरा कोई जाती लड़ाई किसी से नहीं है। PTV अच्छा नहीं चल रहा, वो उसको मैं पॉइंट आउट करता हूँ। जब PTV अच्छा चलना शुरू हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है।
हुकूमती लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत ने पीटीवी में रिफॉर्म्स लाने के बजाय इसका बोझ अवाम पर डालने का फैसला किया है। सवाल यह है कि जब हुकूमत ने पीटीवी चलाने के लिए पैसे अवाम की जेब से ही निकालने हैं तो इस इदारे में लाखों के एवज भारी भरकम भर्तियां करने की क्या ज़रूरत है। 16-16 लाख रुपए की सेल्स की, जैसे कि फवाद चौधरी साहब बंदे कह रहे थे, और कॉन्टेंट 0 सन्नाटा है माशाल्लाह। पीटीवी की खबरें आप देखते हैं तो अच्छी बात है, बहुत से लोग नहीं भी देखते, लेकिन एट द सेम टाइम पीटीवी होम की मैं बात करूंगा कि मैं तो इत्तेफाक से जब भी स्विच करता हूँ या तो 80s 90s का कोई खूबसूरत ड्रामा चल रहा होता है और जो बड़े अच्छे ड्रामे होते थे और जिनको आप YouTube पे भी देख सकते हैं। You don't really need to go on TV to watch that on TV anymore। या फिर वो टर्किश ड्रामा चल रहा होता है जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। तो क्यों आप कोई फ्रेश कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं इतने पैसे लेने के बावजूद भी? और यही वो इदारा है ना जिसने कितना क्लासिक कंटेंट क्रिएट किया है। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जस्टिफाई करें, नो प्रॉब्लम, 100 रुपए ले ले, 21 अरब बना ले, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस 21 अरब के बदले सिर्फ एक प्रोग्राम विरसा, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, म्यूजिक का प्रोग्राम है बाय द वे। हाँ, बड़ा अच्छा विरसा। तो वो सिर्फ वो तो ना आप बनाए ना, आप सिर्फ इसके अलावा भी कुछ बनाए। कंवल शौजब साहिबा रहनुमा पीटीआई, इन्होंने हमें ज्वाइन किया और यही बातें हम आपसे भी पूछ लेंगे। कंवल, ये बताइएगा कि हुकूमत पीटीवी के लिए अब 35 रुपए फी बिल नहीं 100 रुपए लेगी, यानी पाकिस्तानी हर साल 21 अरब रुपए पीटीवी के नाम पर दे देंगे, वक्फ कर देंगे इसको। तो पाकिस्तानियों को इसका फायदा क्या होगा, सिर्फ आप ये एक्सप्लेन कर दें। हुआ ये है कि 2008 से लेके 2018 तक पीटीवी ने बजाय इसके कि अपनी ब्रॉडकास्ट को, नशरियात को और अपने इक्विपमेंट को जो उनको ज़रूरत होती है उसको अपग्रेड करने के ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और मैं यहाँ पे बिल्कुल ये कहते हुए कबाहत महसूस नहीं करूँगी कि इंतहा की पॉलिटिकल भर्तियाँ हुई। अब हुआ ये कि 4600 तकरीबन उनके एक्टिव मेंबरान हैं और बाकी इन टोटल मिला के 8100 के करीब लोग हैं, जिनमें पेंशनर और हाजिर सर्विस दोनों शामिल हैं, और जिनका तकरीबन बजट 19 अरब रुपए का बनता है और 14 अरब की इसमें से पेंशनर्स हैं। तो उस सारे बजट को भी साथ देखने के लिए, प्लस इसको CNN, BBC या TRT जैसे टर्किश टीवी है उसके बराबर लाने के लिए ज़रूरी है कि पीटीवी के ऊपर अखराजात किए जाएं और उनको वो सहूलियात पेश की जाएं, प्रोवाइड की जाए, जिससे वो जो स्टेट का नैरेटिव है या स्टेट से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा इश्तिहारात वगैरह नहीं जनरेट करते, तो उनको एक हुकूमत की तरफ से ग्रांट दी जा सके। तो इस बात में ये टैक्स वसूल किया जाता है। अच्छा, कंवल साहब ये बताइएगा कि पीटीवी एक टीवी चैनल है और जाहिर है इसका मुकाबला दीगर प्राइवेट चैनल से है। क्वालिटी की तो बात छोड़ ही दें, ये इदारा अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ क्यों नहीं करता? हुकूमत इस तरफ ध्यान नहीं देती। आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो लोग क्यों नहीं देखेंगे? लोगों ने पहले भी पीटीवी देखा है, लोग दोबारा देखेंगे अगर आप कंटेंट बनाएंगे तो। देखिए जी, पूरी दुनिया में यही होता है कि जो नेशनल ब्रॉडकास्ट होते हैं उनको हुकूमतों की तरफ से ग्रांट्स मिलती हैं, लेकिन वो अपनी ज़ाहिर है नशरियात को भी बेहतर बनाते हैं। मैंने जिस तरह बताया कि जिस तरह यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया या जितनी उनको ज़रूरत है, अब जैसे जियो के 1500 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, जबकि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो इस वक्त तकरीबन 8100 लोगों को का ख़र्चा बर्दाश्त कर रहा है, पेंशनर्स के समेत। तो इक्विपमेंट पे और उसके स्टैंडर्ड पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाया गया, बल्कि जो पहला इस्टेब्लिश्ड एक स्टैंडर्ड था उसको भी नीचे लाया गया। और उसकी वजह भी यही, ऐसी भर्तियाँ हैं जो मेरिट को स्टैंड नहीं करती थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको मसाइल से बाहर निकालने के लिए इस पर ऐसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि वो मार्केट में जो चैनल्स मौजूद हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में इंटरनेशनल ऑडियंस को, क्योंकि ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर है, हमारा जो दुश्मन है उनका मुस्तकिल प्रोपेगेंडा इंटरनेशनली जा रहा होता है, तो एक स्टेट चैनल का काम है कि वो उसको इनकाउंटर करने की पॉलिसी में हेल्प आउट करे, उसके लिए इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए और उसको तमाम वो ज़रूरी फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है जो पीटीवी लैक कर रहा है, और उसी की मद में ये फीस इस्तेमाल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मतलब इक्विपमेंट का आपने जिक्र कर दिया, कंटेंट का हमने जिक्र कर दिया, ओवर स्टाफ का जिक्र हो गया, मतलब नथिंग रियली इज वर्किंग आउट ओवर देयर, लेकिन पैसे ज्यादा चाहिए। जितने भी पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में इस वक्त बड़े नाम हैं ना, जो बड़ा जबरदस्त ड्रामा बनाते हैं या म्यूजिक बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सब की मदर ऑर्गेनाइजेशन पीटीवी रही है, सो हुमा की भी रही है। पीटीवी के रंग क्यों फीके हैं, मुझे ये नहीं समझ आई आज तक साइंस। I don't know. है ना? I think that there is no, एकदम it is being used by everybody
हर हुकूमत में आके इसको एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है और इसमें इन्वेस्ट कुछ नहीं किया जाता। एंड ऑब्वियसली जब इतनी बार किसी के साथ ये हो रहा तो अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टाफ जो रहते हैं वो भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि जी पता है हमें कि चीज़ें नहीं बदलनी। आई हैव सीन इट विद माई ओन आइज़। अच्छा, वी हैव टू मूव ऑन, अदरवाइज तो हम किसी भी टॉपिक पे 2 घंटे तो लगा ही सकते हैं। लेकिन राहत फ़तेह अली खान और म्यूजिक, ये माशाल्लाह हमारा खास है कि आप हमें एक लाइन भी दे दें तो उसमें हम 2 घंटे गुजार सकते हैं। सो मच टू टॉक अबाउट, बट एनीवे जी, राहत फ़तेह अली अपना नया गीत यानी गम में आशिकी तेरा शुक्रिया। गम में आशिकी तेरा शुक्रिया। अच्छा, छोड़ दो, सब कुछ सुनाने लगता है आपको। आप छोड़ दे खान साहब की, हम क्या बात है। अब्दुल्ला सुना दो। नहीं, मुझे ट्यून नहीं है। इस तरह करके किया है कि जैसे अपना ही था गाना। ईद उल अज़हा पर रिलीज करने जा रहे हैं गाने के इब्तिदाई बोल मरहुमा शायरा परवीन शाकिर के हैं जनाब, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो सुबह सलमान अहमद की प्रोडक्शन, ये वो वाले सलमान अहमद नहीं है, नहीं वो नहीं है, राहत के साथ होते हैं। और मौसीकी कामरान अख्तर ने तरतीब दी है। राहत फ़तेह अली खान का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा अपने मद्दाहों और प्यार करने वालों को हमने भी बहुत याद किया। उन्होंने खुद भी यही बातें की हैं, उनसे ना सुन लें ये सारी, आज ही आपने ही करनी है बातें। चलिए इंटरव्यू दिखाएं, आप ही से सुनते हैं। ये बताएं, मार्च से अभी तक जुलाई तक कैसा फीलिंग रही? माशाल्लाह फैमिली को भी खूब टाइम, म्यूज़िक भी, सारी बातें। म्यूज़िक को जो हम अपनी जो खासतौर पे जो अपना म्यूज़िक हम खुद से क्रिएट करते हैं अपने लिए, उनके लिए टाइम हमें दे नहीं पा रहे थे इस गहमा गहमी के टाइम में। सब लोग आइसोलेटेड हुए हैं, सब लोग अपने अपने घरों में हैं या अपने अपने स्टूडियो में। बहुत ज़्यादा काम और अच्छा काम निकल रहा है क्योंकि टाइम ही टाइम है। और अच्छा काम हमेशा अख्तर भाई वक्त मांगता है। एक फ्री टाइम चाहिए उसके लिए। उसके लिए कोई बंदिश नहीं होती, उसके लिए कोई वो नहीं है, डेडलाइन नहीं हुआ करती है। तो जो क्रिएशन है तो उसके लिए बहुत अच्छा म्यूज़िक वाला, उसी म्यूज़िक में से हमें आशिकी जो है वो मिला। और हमने चाहा कि जो हमारे चाहने वाले हैं और इस माहौल में भी हमने इसको जितना हम क्वारंटाइन को जहन में रखते हुए, अपनी एहतियात को जहन में रखते हुए इसका वीडियो इस तरह से ही बनाया गया कि भाई लोग जो हैं वो सुन सकें। परवीन शाकिर का कलाम है ये। पहली जो चंद लाइनें हैं वो परवीन शाकिर जी की, उन्होंने जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं कामरान अख्तर साहब, इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं और लिरिक्स भी उन्होंने वहाँ से जो शायर हैं उन्होंने लिखे हैं। और इसकी जो पहली वाली लाइनें हैं वो परवीन शाकिर साहब हैं। क्या हो रहा है सर? अभी देखें, अब आपके लिए गम आशिकी का शुक्रिया लेके आ गए हैं और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 5-6 दफ़ा और आपको तकलीफ देंगे नई चीज़ें डालने के लिए। तो इंशाल्लाह इसी तरह से काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। ये हमें आशिकी जी की प्रोडक्शन यही पाकिस्तान में हुई सर? हाँ जी, पाकिस्तान में। अच्छा, तो आपको कभी ये जो आशिकी का मराइल से, कभी गम आशिकी के मराइल से, खान साहब माफ़ कर देगा, कभी खुद भी गुजरना हुआ? इतना रोमांटिक गाने गाते हैं, इतने गीत आप जो है वो लरस जाते हैं लोग आपके सुरों में। तो नहीं देखिए, ये सबसे बड़ा प्यार का रिश्ता तो म्यूजिक के साथ ही है। जी। अगर ये हमसे बिछड़ जाए तो हमारा क्या हाल होगा? तो यही हाल फिर हम देख लेते हैं कि शायरी में क्या आ रहा है, तो फिर हम उसको उसके मुताबिक कर लेते हैं। अरे आखिरी 1-2 बात, एक तो ये बताएं कि आपकी शख्सियत में इतनी सादगी जो है, ये इतने बड़े स्टार डॉक्टर माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के PhD शोहरत जो है वो, उसके बारे में कुछ कहेंगे? बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देती है, आप तक कहाँ तक आई, आप तक पहुँची? हाँ, दिमाग तक तो नहीं पहुँची है अल्लाह का करम है। शोहरत ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान। सीखा है उस काम को जो कर रहे थे उस्ताद नुसरत अली खान साहब से, बचपन से सीखते आ रहे हैं। जैसे कि आपको वीडियोज़ में भी पता लगता है कि बचपन से मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो बस इस काम को सीखने के लिए किया है। आपकी जो OST है वो यहाँ दिल पर जाकर अटैक करते हैं और पूरे ड्रामे को यूँ उठा लेते हैं। वो कोई भी ड्रामा हो, किसी भी चैनल के लिए हो, एक तो कह रहे हैं आप अटैक करते हैं, ऊपर से उठा लेते हैं। ये तो जी अल्लाह का करम है। और खान साहब क्या करते हैं, बस खान साहब गाते हैं और करम जो है वो ऊपर वाले की ज़ात करती है। खान साहब आइंदा अब जो है
आप कोरोना के बाद वाली जो लाइफ शुरू होने वाली है हमारी? कोरोना के साथ जो चल रही है ना लाइफ, वो बहुत डेंजरस है। अभी उसके बाद तो जो लाइफ होगी वो मेरा ख्याल में हमें तब तक इसकी आदत पड़ गई होगी। अच्छा, मतलब इससे हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ है? हमारी ज़िंदगी में बदलाव ये आया कि दूर होकर बैठे और बिल्कुल नज़दीक मत आए, हाथ मत मिलाएं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम, बस ऐसे है। और दूर दूर से आप समाजी जो दूरी है वो इख्तियार करें और एहतियात करें। फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे सर, आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हाँ जी, फिल्म का म्यूजिक तो हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब उसके स्क्रिप्ट पे जो काम है वो कर रहे हैं, लोकेशन पे काम उसका चल रहा है और कुछ थोड़ा सा उसका जो स्टोरी है उस पर काम चल रहा है। खान साहब बहुत शुक्रिया। आप अपने मद्दाहों को कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि आपसे प्यार करने वाले वो तरस रहे हैं आपको देखे 5-6 महीने हो गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं जो शो को रन कर रहे हैं उनको सब अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ मैं। आप हमेशा खुश रहें और अपने आप को बचा के रखें इस वबा से, और समाजी दूरी इख्तियार रखिएगा और एहतियात रखिएगा। अपने अपने घरों में रहिए और अगर बाहर ऑफिस में जा रहे हैं तो तब एहतियात बरतिए। तो हम भी इस तरह से ही अपना जो टाइम है इस तरह से पास कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं। और अगर स्टूडियो में जाते हैं तो पूरा वो चीज़ को साफ सुथरी सफाई का बस आपने ख्याल रखना है और बाकी सब खैर मेरा। और अपना ख्याल रखिएगा। हम ऐसे ही आपके साथ इंशाल्लाह इंटरेक्ट होते रहेंगे। गमे आशिकी ये नया गाना आ रहा है, इसको ज़रूर सुनिएगा। ये स्पॉटिफाई और सारे जगहों पे ये गाना होगा, अवेलेबल होगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होगा, उस पर भी देखिएगा। गमे आशिकी, तेरा शुक्रिया। वही एक तो राहत फतेह अली खान स्टार थे, दूसरा अख्तर अली अख्तर को देखा था आपने? ये हुई ना बात, मतलब कि ये होती है और जिसमें वो भूल ही गए, आखिर वाला अख्तर इनका तखल्लुस और भूल ही गए कि राहत फतेह के सामने बैठे हुए उनसे कुछ सुन नहीं लें, तो लिहाजा सॉरी हम आपको कुछ सुना ना सके। लेकिन ये गाना जो है 30 जुलाई को रिलीज होगा, गमे आशिकी, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया, एग्जैक्टली। कोरोना से जुड़े और दीगर जो मसले हैं, ज़ाहिर है बहुत से लोगों का माश मुतासर हुआ है, कितने लोगों की जॉब्स चली गई हैं। रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो बिल्कुल ठप होकर रह गई है और भी बहुत से लोग मुतासर हुए हैं। बिल्कुल जी, कोरोना और लॉकडाउन के इन दिनों में यूँ तो ऑब्वियसली जिस तरह के अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हर तबके के लिए माशी मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए तो ये दिन बहुत ही मुश्किल रहे, क्योंकि पहले कम मुश्किलात होती हैं। वो तो पहले इतने मुश्किलात हैं उनके लिए। तो जहाँ एक तरफ ये बात थी कि उनको रोजगार के लाले पड़ गए, वहाँ ये भी इंतहाई अफसोसनाक मंजर देखे गए कि लोगों ने ख्वाजा सराओं को कोरोना वबा की वजह करार दे दिया कि तुम लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, विच इज़ सो रॉन्ग टू डू। और ऐसे वक्त में इस कम्युनिटी को हमारे साथ की बहुत ज़रूरत है। महनूश जैसे NGOs जो हैं ये काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट, और आज हमारे साथ हैं महनूश की बानी महा चिश्ती और यहाँ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चांदनी। ओके जी महा, आपसे बात स्टार्ट करेंगे बिकॉज बहुत ही आपको फील करना पड़ता है, बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है कि इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत हो, लेकिन ये जो कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर्स की, ये तो इनके साथ तो बहुत ही बैड होता है क्योंकि कोरोना तो एक एडेड प्रॉब्लम है इनके लिए। जी बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एज ऑफ राइट नाउ हमारे माशरे में इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ख्वाजा सराओं को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। द टर्म ख्वाजा सरा इटसेल्फ इज़ यूज्ड एज एन इंसल्ट। हम ट्रांस इक्वालिटी के बेसिक मोटिव के लिए काम करते हैं। मानुष इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये शुरू किया था बेसिकली टू प्रोवाइड वोकेशनल स्किल्स अपने ख्वाजा सराओं को, ताकि ये इज़्ज़त की रोज़गारी से काम कर सकें और कमा सकें। हमारा बेसिक मोटिव इनिशियली ये था टू प्रोवाइड देम विद एजुकेशन, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो ख्वाजा सरा हैं जो हम मेजॉरिटी में देखते हैं वो 30 से 40 साल की उम्र में पाए जाते हैं, तो उनका बेसिक मोटिव उस वक्त तालीम हासिल करना नहीं होता, बस अपने घर को चलाना उनके लिए ज़्यादा अहम होता है उस वक्त। सो वी थॉट दैट इट वाज मोर सिग्निफिकेंट कि हम इनको वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करें ताकि इनके हाथ में भी एक हुनर आए कोई।
जिससे ये लोग अब इज्जत का रोजगार कमा सकें। अच्छा, चांदनी से अब बात करेंगे। चांदनी, महानूश जैसे इदारे तो हैं, कुछ और भी NGOs हैं जो हुनर सिखाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक तासुर ये पाया जाता है सोसाइटी में कि ख्वाजा सरा शायद खुद रिलक्टेंट है मेहनत करने से। क्या ऐसा है? ये तासुर सही है, ये तासुर गलत है? क्योंकि सड़कों पे सिग्नल पे धूप में खड़े होकर भीख मांगना भी आसान काम नहीं होता, उसमें भी बहुत मुश्किल काम है वो भी, और वो जाहिर है इज्जतदार काम भी नहीं है। तो कितने लोग विलिंग हैं एक्चुअली ये हुनर सीखने के लिए? सबसे पहले अब्दुल्ला सर और मैं, अस्सलाम वालेकुम आपको। जी, जो आपने मुझे ये इज़्ज़त दी है कि मुझे अपने शो में बुलाया आपने, तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी। तो सर वो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ 5 लोग हैं, ठीक है। तो ये जो काम था ना, ये 1 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था। पहले हमने कारीगर को रखा था, उसने हमें ये काम सिखाया। फिर उसके बाद हम लोग रवात से ये लकड़ी लेके आते थे, उसकी कैसे कटाई करनी है, उसको कैसे रेगमार से करना है, या उसको कैसे साफ़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कैसा पेंट करना है। फिर ये लोगों ने हम 1 साल से ये कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है सब ख्वाजा सराओं को, वो ये आ रहा है, ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे ख्वाजा सराओं को मालम खान घरों से निकाल रहे हैं, रेंट ना देने की वजह से। ना तो कोई इनका भीख वाला काम है, तो ना इनका कोई फंक्शंस वाला काम है। तो ख्वाजा सरा 4 महीनों से सब ख्वाजा सरा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल। तो अब ये काम हम लोगों का भी ये 4 महीने से काम बहुत नॉर्मल है लॉकडाउन की वजह से। तो कुछ चीज़ें जो परचेज़ होती हैं लोग सेल करते हैं, उसमें से कुछ हमारा जो घर का निज़ाम चल रहा है, जो हम 5 लोग हैं। तो अभी तक तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि हमें तो भीख भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस इतना कर दें कि हमें इस काम में हमारी हेल्प कर दे, ताकि हम इसी से अपना रोज़गार चलाएं, ताकि हमें ना तो किसी से भीख मांगनी पड़े और ना किसी से आगे मुजरा। अच्छा, हम जो फुटेजेस देख रहे हैं उसमें हम आप देख रही हैं कि लकड़ी के गालिबन कुछ हैंडीक्राफ्ट्स और टेबल्स वगैरह, छोटी छोटी ट्रेज वगैरह ये बना रहे हैं। ब्यूटीफुल स्टफ। और चांदनी, हमारी भी ऑब्वियसली हुकूमत से क्या, लोगों आवाम से भी यही है कि सबसे पहले तो इज्जत दो और उसके बाद रोज़गार तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। महा, आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी चांदनी से मुलाकात कैसे हुई, और क्या जिस तरह अब्दुल्ला भी पूछ रहे थे, क्या कन्विंस करना पड़ता है कि यहाँ अल्टरनेटिव वर्क है, रोज़गार है, वोकेशनल स्किल्स हैं जिससे बेहतरी आ सकती है आपकी ज़िंदगी में? हाउ डज इट इवन वर्क आउट? तो हमें एज़ यू नो कि काफ़ी सारे ख्वाजा सरा हम पूरे पाकिस्तान में आपको हर चौक पे कोई ना कोई एज इन कल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह आई केम अक्रॉस चांदनी, और चांदनी हमेशा से शी हैड द विल टू वर्क एंड टू अर्न इन अ मोर रिस्पेक्टफुल मैनर। एंड सो हमने यही सोचा कि व्हेन चांदनी बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इनके हाथ में हुनर था। ये आइडिया कि हम लकड़ी पे कर सकते हैं was basically her idea। एंड रही बात कि इनको कन्विंस करना पड़ता है कि ये रोज़गार इस तरह कमाएं, काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो भीख मांगना नहीं छोड़ना चाहते, या फिर डांसेस और इनकी जो बाकी सारी होते हैं, दे डोंट वांट टू लीव दैट बिकॉज इनको लगता है कि उससे ये ज़्यादा कमा सकते हैं। और क्योंकि सोसाइटी भी इतनी एक्सेप्टिंग नहीं होती, कई लोग अभी भी हमें ये बैकलैश देते हैं कि हम ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं जो ख्वाजा सराओं की बनाई हुई हैं, तो शायद ये नापाक हैं या इट इज़ एन अनटचेबल। तो बेसिकली टैबू तो है विच इज़ क्रिएटेड। एंड हमारे अंदर यही इनकलकेटेड है टू वर्क फॉर ऑल ऑफ दी सोशल rights, all of trans equality. It's been inculcated within us through so many mentors such as Ma'am Nazneen Murtaza, our school mentors. It's become a mindset, and we really aim कि हमारे माशरे का भी यही mindset हो कि इंसान को इंसान के तौर पे देखा जाए। True. इंसान तो समझें, इज्जत तो दें पहले, उसके बाद ही कोई दूसरी बात होगी। सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं। महा, फाइनली ये ज़रूर बता दीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों को आप हेल्प आउट कर रही हैं, और ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में स्पेसिफिकली क्या हेल्प आप लोग दे रहे हैं? नेचुरली ये भी कम्युनिटी है जो कि काफ़ी इफेक्ट हुई है कोविड से, एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट एज एन इन्फेक्शन भी तो लगी होगी, क्योंकि 13 ख्वाजा सरा तो सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल करेंगे वज़ारत सेहत के मुताबिक। बिल्कुल। कोरोना वायरस थ्रू आउट दिस पैंडेमिक जो हमने एक मसला देखा है पहले, तो क्योंकि काफ़ी लोगों ने ख्वाजा सराओं को ही दे हैव एम कि यही एपी सेंटर हैं जहाँ से कोरोना वायरस शुरू हुआ है।
तो ये क्रिटिसिज्म है जिससे वी हैव हैड टू डील विद। सेकेंडली रही बात काम करने की इस टाइम के दौरान, तो हमारे घर आजकल सिर्फ 5 लोग आते हैं। ये NGO हैज़ बिगन फ्रॉम माई हाउस एंड ऑब्वियसली हम इनको मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैव बीन नाइस इनफ कि इनको ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी दे रहे हैं इस टाइम के दौरान। दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। सो थ्रू आउट दिस प्रोसेस पीपल हैव बीन सपोर्टिव, बट बेसिक मसला यही है कि हमारे माशरे का माइंडसेट नहीं चेंज होता। आई वुड लाइक टू पुट दिस आउट देयर दैट द ओनली थिंग जो मानुष को सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है ख्वाजा सराओं के बारे में इज़ दैट दे हैव the physical strength of a man and the emotional strength of a woman, and I would really like to put this message out there for the societies to understand कि ये एक बहुत गहरी बात है जिसको समझना है। फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैन एंड द इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन, बड़ी इंपॉर्टेंट, आप बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। अच्छा चांदनी, जल्दी से आपसे पूछ लें कि कोरोना वायरस में जहां लोगों ने एक दूसरे की मदद की, जो गरीब हैं उन तक राशन वगैरह पहुंचाए, तो क्या आप लोगों तक भी लोग राशन वगैरह पहुंचा रहे थे या फिर आपको इस मामले में भी इग्नोर किया गया? सर हम लोगों को इस मामले में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया। किसी के पास भी अगर ख्वाजा सरा राशन के लिए जाते थे ना, तो वो पहले कहते थे अपने ID कार्ड लेके आओ। जो ID कार्ड लेके जाते थे बाद में कहते हैं जी आप हम नहीं आपको दे सकते, ये सिर्फ मर्दों और औरतों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोगों को इस लॉकडाउन की वजह से, जो ये कोरोना की वजह से मसला बना था ना राशन का, तो ये हम लोगों को जो है ना बड़ी मुश्किल से गुजारा करना पड़ा था। पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने खाना खाया या कुछ लोगों ने नहीं खाया। और अभी भी जो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो मदद करने का जज्बा होना चाहिए। अब आप किसको एग्जैक्टली तबका चूज करना कि किसको हम देंगे और किसकी मदद नहीं करनी, दैट इज सो रॉन्ग। इट निगेट्स द होल आइडिया ऑफ हेल्पिंग समबडी। तो लिहाजा इनको भी इंक्लूड करें और सारों की इक्वली मदद करें अगर आप कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और ख़बर, और ऑब्वियसली टाइम कम है तो आपको जल्दी से बता दें कि मौलाना तारिक जमील की हाल ही में सियासतदानों से 2 इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब्दुल्ला, ये ज़रा सुने कि पहली मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान से, जबकि दूसरी बैठक हुई चौधरी बरादरान से। तो दोनों ही आम शख्सियात जो हैं वो मौलाना तारिक जमील को बड़ी कदर और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। तो आई गेस कुछ नाराज़ी जो चौधरी बरादरान साहब को कुछ है शायद वज़ीर आज़म या PTI से, शायद वो कुछ कम हुई हो। इमरान खान साहब से नाराज़ हैं आपको पता है, और इस पूरे तनाजुर में 2 अहम मुलाकातें भी अहम ही नज़र आती हैं। एनी हाउ द टाइम विल टेल कि क्या बात की मौलाना साहब ने चौधरी बरादरान से और वज़ीर आज़म साहब से, उनकी क्या गुफ्तो शनीद हुई, लेकिन मौलाना साहब हैज़ बीन रिसेंटली वेरी पॉलिटिकली एक्टिव। अच्छा जी, साथ साथ ही टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो गया आज के शो का, लेकिन एक बस मैं चीज़ कहना चाहती हूँ, चूँकि हमने कोरोना का आज बात भी की है और ईद से पहले कुछ एहतियात भी कर ले। मुझे बड़ा खौफ आता है आजकल लोगों को कहने से कि ये कोरोना का ख़तरा थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी SOPs सही तरह नहीं अडॉप्ट किए गए और थोड़ा सा लैग हर चीज़ में हुआ है। तो अब ये कह देना कि कम हो गया, आई फाइंड इट डेंजरस। और आज से पोलियो मुहिम का भी आगाज़ हो रहा है, उसे पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वी गोइंग टू सी यू टुमारो।